हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछला वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे ढंग से एक नदी पे चर्चा किया था जिसमें 3 नदियों को हमने एक साथ समेट दिया था, जिसका ब्यास, रावी और चिनाब नदी था। तो इन सभी से प्रश्न जो बन सकते थे सारे हमने बनाया और आपको बताने का प्रयास किया, और उससे जो भी संबंधित क्वेश्चन बन रहा था हमने सभी क्वेश्चन को निकाला। ठीक है, आज का टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का टॉपिक हम आपको 2 नदी के बारे में पढ़ाएंगे। एक है झेलम और दूसरा है चंबल। तो इन दोनों नदियों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इस पॉइंट को आप अच्छे ढंग से समझ कर पढ़िएगा। आज इन दोनों का भी हम कोशिश करते हैं हल्का सा मैप बना देने का, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां का मैप बनाना अनिवार्य होता है, लेकिन छोटी नदियों का मैप बनाना कोई जरूरी नहीं है कि आप मैप बनाएं। आप उसके कंटेंट को भी दिमाग में रख सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, देखिए, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसा हमने पिछले वीडियो में तकरीबन नदी की टॉपिक हम लास्ट तरफ बढ़ रहे हैं, 2-3-4 वीडियो और आएगा जिसमें आपको दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां आपको बताएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो आज हम चलिए आपको बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को यदि आपको अच्छा लग रहा हो, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। होता क्या है कि पढ़ा तो बहुत सारे लोग रहे हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं पढ़ा रहे हैं। हमने बहुत सारे चैनलों पर देखा कि 2, 4, 5 वीडियो अपलोड हो जाता है, लेकिन कोई सब्जेक्ट या मतलब अदर सब्जेक्ट फिर शुरू हो जाता है, उस सब्जेक्ट को भुला दिया जाता है। तो ये सब फी लेने के बाद सब पढ़ा रहे हैं, हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं। तो कम से कम आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो फिर से आप इसको जरूर लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि इससे हमको पता चले कि कौन कौन लोग देख रहे हैं। और इसमें यदि आपको कुछ त्रुटियां दिखता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और हेडलाइन बनाते हैं। सबसे पहले हेडलाइन बनाइएगा झेलम नदी। बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए, अब झेलम नदी पर चर्चा करेंगे। हेडलाइन बनाइएगा झेलम नदी। देखिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हेडलाइन बना लीजिएगा झेलम नदी। बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न है, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। झेलम नदी, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है हम कोशिश करेंगे बनाने का। हालांकि जब हम आपको पंचनद पढ़ा रहे होंगे, जब हम आपको सिंधु नदी तंत्र की चर्चा कर रहे थे, तो वहां भी थोड़ी सी चर्चा झेलम नदी का आया होगा। ठीक है, तो आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझना है कि झेलम नदी आखिरकार निकलती कहाँ से है। सबसे पहला मुद्दा तो यही बनता है। तो इसमें देखो बाबू, इसमें भी अलग अलग आप क्वेश्चन पढ़िए, तो कुछ में बैरीनाग झील दिए हुए रहेगा, कुछ में शेषनाग झील दिए हुए रहेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? तो इन सभी कंफ्यूजन को हम हटाने का कोशिश करते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ आते हैं, मान के चलते हैं कि ये बड़ा वाला झील है, ये बैरीनाग झील है। ठीक है, अच्छी बात है, बैरीनाग झील। ठीक है, इसी के जस्ट बगल में एक और झील है बउआ, जिसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बउआ यदि आपको इस पॉइंट पर देखिएगा तो ये दोनों कहीं ना कहीं आंतरिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। इसलिए कभी कभी देखिएगा कि आपको शेषनाग झील ऑप्शन में ना दे करके क्या देता है, बैरीनाग झील। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन मूल रूप से जो हमारा झेलम नदी निकलता है बउआ, वो शेषनाग झील से निकलता है। ठीक है, कुछ इस तरीका से निकलता है और फिर ऐसे आकर के एकाएक नीचे मुड़ करके ये आपका चिनाब नदी में गिर जाती है। ठीक है, अब यहां से समझिए, तो इधर से आती है चिनाब नदी। एकदम एक एक पॉइंट को समझिएगा। और इस स्थान को नाम है बउआ त्रिमु। ध्यान रखिएगा, त्रिमु नामक स्थान में बउआ झेलम नदी बउआ किसमें मिल जाती है, चिनाब नदी में। ठीक है, अब यहां से प्रश्न उठा कि जितना भी देखिए, तो यही तो मूल हो गया कि उद्गम स्थल कहाँ हो गया, शेषनाग झील हो गया। शेषनाग झील यहां देखिए त्रिमु नामक स्थान में कहाँ गिर गया, चिनाब में। ठीक है, लेकिन ये त्रिमु बउआ भारतीय एरिया में नहीं पड़ता, ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और प्रश्न है, आप जान रहे हैं कि ये जो जब शेषनाग झील से निकलती है बउआ, तो आपको हम बताना चाहते हैं यहाँ एक झील और क्रॉस करती है जो काफी फेमस झील है। ये वाला भी झील है बउआ, और इस झील का नाम है बउआ बूलर झील। ध्यान रखना, बूलर झील।
तो आपको हम ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो बउआ शेषनाग झील से जो निकलती है झेलम नदी, ये झेलम नदी बूलर झील से होते हुए आगे बढ़ती है। तो कई एक बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी बूलर झील को क्रॉस करती है। ठीक है, तो बउआ बूलर झील से होते हुए पार करती है झेलम नदी, जो कि निकलती है किससे? शेषनाग झील से। ठीक है, अब यहां से थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, अब पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, अब यहां से शेषनाग झील से निकला, ये आपका बूलर झील होते हुए आ गया त्रिमु, गिर गया किस में जाकर के? चिनाब में। इसका एक प्रश्न देखिए, अब इसकी कुछ सहायक नदियां भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले निकाल देते। देखिए, सहायक नदियों में एक का चर्चा हम पहले भी कर चुके थे, जिसका नाम था किशनगंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, यहां लेते हैं इसको। यह है किशनगंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है बउआ? किशनगंगा। यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किशनगंगा किसकी सहायक नदी है बाबू? तो झेलम की है। ठीक है, इसके अलावे और मैं बता देता हूं, जैसे एक नाम सुने होंगे लिद्धर, लिद्धर या लिद्धर लिखल रहेगा। और फिर देखिए नदियां है बउआ इसमें कवरेश, ध्यान रखिएगा, हालांकि ये मैप सही हो या ना हो लेकिन सहायक नदियां सारे सही है। कवरेश है, फिर देखिए इसमें एक नदी और आकर के मिलती है पूंछ, यहां मिलती है कश्मीर वाला एरिया में पूंछ। ठीक है, पूंछ, तो ये पूंछ भी किसकी सहायक नदी है? झेलम की। तो देखिए आपको मुख्य रूप से देखिए आपकी सहायक नदी हो गया, कहां से निकला ये हो गया, इन सभी पॉइंट पर चर्चा हो गया। लेकिन अब इससे भी बड़ी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी बूलर झील के समीप बउआ एक बैराज का निर्माण किया गया या एक बांध बनाया गया है। इस बांध को कहा जाता है बउआ तुलबुल बांध। तुलबुल बांध या लिखल रहेगा तुलबुल परियोजना। हमारी बात समझ में आई? तुलबुल परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बताता हूं, एक तुलबुल परियोजना इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, दूसरा इंपॉर्टेंट है किशनगंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न ही पूछा गया, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहां से निकलती है। तो निकलती कहां से? शेषनाग झील से, बूलर झील से होते हुए पार करती है, और बूलर झील के समीप ही इस पर एक परियोजना बनाया गया जिसका नाम क्या है? तुलबुल परियोजना। ठीक है, इसी में पूंछ नदी, कवरेश नदी, लिद्धर नदी और किशनगंगा आकर मिलती है। यानी कि ये चारों जो नदियां हैं किसकी सहायक नदियां हो गया? झेलम का। समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट इसका बनता है, किशनगंगा को बउआ पाकिस्तान में, मैं यहां पे लिख रहा हूं, किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है। इस पॉइंट पर आप ध्यान रखिएगा, किशनगंगा को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो कई बार जैसे क्वेश्चन में यदि पूछ दे कि नीलम नदी किस नदी की सहायक नदी है, तब बउआ नीलम कहें या चाहे किशनगंगा कहें, हम भारत में इसको किशनगंगा कहेंगे और पाकिस्तान वाले इसको नीलम नदी कहते हैं। हमारी बात समझ में आई? तो यही बात हो गया बउआ कि ये पाकिस्तान में आपका किशनगंगा को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, और ये नीलम नदी झेलम की क्या है? सहायक नदी है। और खुद झेलम किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। एकदम एक एक पॉइंट को कंफर्म कर लीजिए। फिर देखिए आपको हम बताना चाहते हैं, कहता कुछ दूरी तक, हमारी बात समझ आई, कह सकते हैं कि कुछ दूरी तक बउआ ये भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहता है। ध्यान रखना, भारत एंड पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहता है, पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहता है। हमारी बात समझ में आ रही है? ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, समानांतर बहता है, ये हो गया। दूसरा कहता है कि जब ये कश्मीर घाटी से बाहर निकलती है, क्योंकि पाकिस्तान जाती है मैदानी क्षेत्र में, तो जब ये कश्मीर घाटी से बाहर निकलती है बउआ, तब इसका जो रूप है, बहाव है, विसर्प हो जाता है ना। यानी कि घाटी से निकलने के बाद, या कह सकते हैं घाटी के बाद इसका जो बहाव है वो विसर्प हो जाता है, या लिखल रहेगा विसर्पी हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है? विसर्पी हो जाता है। अब यहां से समझना है कि ये विसर्पी क्या होता है। आधा को दिमाग में ये नहीं आएगा, रटा रटाया रट सकता है, लेकिन समझना चाहिए, ये समझने वाला पॉइंट है कि विसर्पी होता क्या है। ठीक है, तो मैं देखिए साइड में बताता हूं विसर्प क्या होता है।
जैसे कोई भी नदी मान के चलिए कि ठीक है, इस तरीका से मान लिया जाए ये बह रहा है, ठीक है। अब ये जैसे ही जान रहे हैं बहुत सारा नदी देखिएगा नहीं कि ऐसे मुड़ जाएगा, एकाएक ऐसे मुड़ के ऐसे निकल जाएगा, आप मैप में देखिएगा। तो ये जो बड़ा सा ये मुड़ाव बनाता है, तो जहां पे कोई भी नदी जहां मुड़ती है बउआ, वहां इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। हमारी बात समझ में आ रही? जैसे पानी आएगा इधर से आ रहा है, फिर यहां से ऐसे मुड़ रहा है, तो इधर वाला मिट्टी काट कर देगा। तो जैसे ही ये चौड़ाई जहां पे बढ़ती है या मुड़ाव जहां पे होता है, उसी मुड़ाव को विसर्प कहा जाता है। हमारी बात समझ में आई? यानी कि ये जो मुड़ाव है यहां से यहां तक, इसी एरिया को हम क्या कहेंगे? विसर्प कहेंगे। हमारी बात समझ में आई? तो यही हम बताना चाहते हैं कि जब तक ये झेलम नदी मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पहाड़ी एरिया पर बहती है, अब पहाड़ी एरिया पर बहती है बउआ, तो उसके बाद जैसे ही आपको पाकिस्तान क्षेत्र में जाती है तो मैदानी भाग में जाती है, तो विसर्पी हो जाती है। विसर्पी मतलब ऐसे ऐसे होकर के मुड़ मुड़ कर बहना क्या होती है? शुरू हो जाती है। कहने का अर्थ है जहां जहां मुड़ा तो उसी मुड़ाव को मुख्यतः विसर्प कहा जाता है ना। चलिए, तो ये बात आप समझ में होगा। तो वही हम बताना चाहते हैं, कश्मीर घाटी के बाद ये जो बउआ इसका बहाव कैसा हो जाता है? विसर्पी। विसर्पी मतलब सर्प की तरह ऐसे ऐसे बह गया। हमारी बात समझ में? इतना तो समझ में आ सकता है। चलिए, उसके बाद फिर कहता है यह जो नदी है बउआ, आप जानते हैं कि शिकारा जिसको कहा जाता है, शिकारा का इसमें बउआ प्रचलन होता है, यानी कि शिकारा चलाया जाता है, लिख सकते हैं। अब देखिए कितने लोगों को लग रहा होगा कि यह शिकारा क्या होता है। प्रश्न तो यह भी बनता है, क्यों बाबू? कोई भी चीज पढ़िए तो पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। देखिए, हम बताना चाहते हैं कि सामान्य रूप से देखा जाए तो यह एक प्रकार का विशेष नाव होता है। समझ में आ रहा है? एक प्रकार का शिकारा क्या होता है? विशेष नाव होता है, और सबसे ज्यादा भारत में ये चलती है डल झील में। समझ में आ रहा है? किस झील में? डल झील कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तो बाबू इसमें सामान्य नाव और शिकारा नाव में फर्क क्या होता है? शिकारा नाव पूर्णतः ऊपर से भी ढका हुआ होता है, बिल्कुल डोली की तरह, जैसे आप देखते हैं। तो उस डोली की तरफ ऊपर से भी ढका हुआ रहेगा, आपको अंदर में जाकर बैठना, पूरा डल झील का यात्रा करवाएगा, वो घुमाएगा। हमारी बात में ऐसे आप जैसे पार्क वगैरह में जाते हैं तो नाव देखते हैं, तो वो नाव क्या होता है? ऊपर से खुला हुआ होता है, ठीक है। लेकिन ये जो नाव पूरा सजा हुआ रहेगा और ऊपर से छतरी की तरह इसमें लगा हुआ रहेगा, इसी को कहा जाता है शिकारा। तो ये नाव कहता है कि मुख्य रूप से चलती है जम्मू कश्मीर के डल झील में, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसको झेलम नदी में भी चलाया जाता है। हमारी बात समझ में आई? तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि शिकारा के लिए भी हमारा झेलम नदी क्या है? प्रसिद्ध है। एक प्रश्न और है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बउआ, यदि आपको इसका प्राचीन नाम पूछ दे, झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है, ठीक है। तो ये हमारा जो मुख्य पॉइंट था, ये सारे पॉइंट्स हम झेलम नदी से संबंधित था। तो इस पॉइंट को आप जितना जल्दी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे चंबल नदी, और चंबल नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए लिखना शुरू कीजिए, लिखिएगा। चलिए, एक पॉइंट रह गया, इसकी लंबाई हम नहीं लिख पाए हैं, मैं यहां लिख देता हूं। इसकी कुल लंबाई यदि पूछेगा बउआ तो है 724 किलोमीटर। इसमें से यदि पूछेगा भारत में ये कितनी बहती है बउआ, तो भारत में बहती है लगभग कितना? 400 किलोमीटर, शेष पाकिस्तान में बहती है, ठीक है। चलिए लिखना शुरू कीजिए, लिखिएगा, हेडलाइन बनाइए, झेलम नदी। लिखिएगा, झेलम नदी का उद्गम स्थल, झेलम नदी का उद्गम स्थल, झेलम नदी का उद्गम स्थल बैरीनाग झील के समीप, झेलम नदी का उद्गम स्थल बैरीनाग झील के समीप शेषनाग झील है। बैरीनाग झील के समीप शेषनाग झील है। बैरीनाग झील के समीप शेषनाग झील है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, झेलम नदी
झेलम नदी बूलर झील से होते हुए, झेलम नदी बूलर झील से होते हुए त्रिमु नामक स्थान में, बूलर झील से होते हुए त्रिमु नामक स्थान में चिनाब नदी में गिर जाती है। त्रिमु नामक स्थान में चिनाब नदी में गिर जाती है, चिनाब नदी में गिर जाती है। चलिए हो गया। ये लिखिए, झेलम नदी की कुल लंबाई, झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। झेलम नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है। तथा भारत में इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, झेलम नदी का प्राचीन नाम, झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है। झेलम नदी का प्राचीन नाम बितस्ता है। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। अब लिखिएगा, झेलम नदी की सहायक नदियों में, झेलम नदी की सहायक नदियों में किशनगंगा, झेलम नदी की सहायक नदियों में किशनगंगा, लिद्धर, किशनगंगा, लिद्धर, कबरेश तथा पूंछ है। किशनगंगा, लिद्धर, कबरेश तथा पूंछ है। किशनगंगा, लिद्धर, कबरेश तथा पूंछ है। हो गया। अब नीचे नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा, किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट भी लिखना। इसी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। इसी झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। तुलबुल परियोजना का निर्माण किया गया है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना, झेलम नदी कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहता है। झेलम नदी कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहता है। भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर बहता है। ठीक है, मेरा कहने का अर्थ हुआ बउआ कि जम्मू कश्मीर का जो ये झेलम नदी है, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा भी बनाता है। ठीक है, गदर मूवी में इसका सीन दिया गया था, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। लिखिएगा, कश्मीर घाटी के बाद झेलम नदी का बहाव, कश्मीर घाटी के बाद झेलम नदी का बहाव बिसर्पी हो जाता है।
कश्मीर घाटी के बाद झेलम नदी का बहाव विसर्पी हो जाता है। चलिए हो गया, नीचे नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा। जब नदियां मुड़ मुड़ कर बहती है, जब नदियां मुड़ मुड़ कर बहती है तो उसके मुड़ाव को, मुड़ मुड़ कर बहती है तो उसके मुड़ाव को विसर्प कहा जाता है। जब नदियां मुड़ मुड़ कर बहती है तो उसके मुड़ाव को विसर्प कहा जाता है। हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना झेलम नदी में शिकारा भी चलाया जाता है, में शिकारा भी चलाया जाता है। हो गया। नीचे फिर नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा। शिकारा एक प्रकार का नाव होता है। शिकारा एक प्रकार का नाव होता है जिसका ऊपरी भाग ढका रहता है। शिकारा एक प्रकार का नाव होता है जिसका ऊपरी भाग ढका रहता है तथा यह मुख्य रूप से डल झील में चलता है, तथा यह मुख्य रूप से डल झील में चलता है या चलाया जाता है। हो गया। चलिए बहुत अच्छा। तो बउआ इतना पॉइंट था, ये सारे पॉइंट केवल और केवल किससे संबंधित था? झेलम नदी से। और ये झेलम नदी का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा नदी के दृष्टिकोण से झेलम का क्वेश्चन बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे आप बीपीएससी दीजिए, चाहे आप एसएससी दीजिए या आप बीएसएससी दीजिए, सब में झेलम नदी से संबंधित 2-4 पेपर आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिए, एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं अब इसको मिटा देता हूं। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक के तरफ जिसका नाम है चंबल नदी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है बउआ, इसको थोड़ा समझ कर पढ़िएगा। देखिए चंबल नदी का क्वेश्चन भी बहुत सारा आता ही है, और बार बार क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यमुना का ये क्या है बउआ? सहायक नदी है। तो चंबल का क्वेश्चन आप मध्य प्रदेश क्षेत्र में देखिएगा, एक बहुत प्रसिद्ध है चंबल घाटी। वो चंबल घाटी बउआ इसी चंबल नदी के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, खास तौर से क्रिमिनली क्षेत्र के लिए पहले बहुत प्रसिद्ध था ये नाम था। पहले एक नाटक खेला जाता था चंबल घाटी का डाकू, बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो चंबल घाटी काफी फेमस था, तो उसी पर आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हेडलाइन बनाइएगा चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी। चलिए हेडलाइन बना लिए, चंबल नदी। इस पर आज हम चर्चा फिर एक नदी का और कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वो सब जो हम नदियां पढ़ा रहे थे, ब्यास था, झेलम था, चिनाब था, वो सारी नदियां इस तरीके से बह रही थी। ठीक है, लेकिन झेलम नदी चंबल नदी ऐसे नहीं, चंबल नदी ऐसे बहती है। आपको इस चीज का पुष्टि करना है तो आप क्या कीजिए, हम बार बार कहते हैं कि एक भारत का मैप जरूर रखिए। तो भारत का मैप जब रखिएगा तो उसको जब गौर से उसमें देखिएगा तब समझ में आएगा कि चंबल नदी कैसे कैसे बहती है। और क्वेश्चन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा कि मैप देखने से आपका वो सटीक हो जाएगा कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, जबकि किताब में बहुत सारा कुछ और भी लिखा हुआ रहता है। तो उससे कहीं अच्छा है कि आप ज्यादातर मैप को देखिए, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप जब भी पढ़िए तो सामने एक भारत, एक विश्व और एक बिहार का मैप, 3 गो जरूर कैलेंडर मैप का जरूर लगा कर रखिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बताना चाहते हैं चंबल नदी का उद्गम स्थल, यहां मैं बना रहा हूं। देखिए चंबल नदी का उद्गम स्थल, सबसे पहले पहाड़ी का नाम आता है। पहाड़ी का नाम है बउआ जनपाव की पहाड़ी। ध्यान रखिए मैं इसको लिख रहा हूं, इस पहाड़ी का नाम क्या है? जनपाव की पहाड़ी। ठीक है, और ये जनपाव की पहाड़ी कहाँ है बउआ?
मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इस जनपाव की पहाड़ी का एक चोटी है जिसका नाम है सिंगार चोटी। ध्यान रखिएगा, सिंगार चोटी। या स्थान का नाम पूछेगा तो मैं इधर लिख देता हूं, स्थान का नाम मऊ है। मऊ यानी साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो चंबल नदी है जनपाव की पहाड़ी के सिंगार चोटी से मऊ नामक स्थान से क्या होती है, निकलती है। अब मऊ नामक स्थान से निकलती है बउआ तो कुछ इस तरीका से बहती हुई ऐसे फिर जाती है और इधर से आती है यमुना नदी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया कौन सी बउआ, चंबल नदी, कुछ इस तरीका से, और ये हमारा हो गया क्या, यमुना नदी। ठीक है, यानी कि यमुना नदी में चंबल नदी मिल जाती है। हालांकि जब हम यमुना नदी पढ़ा रहे होंगे तो वहां भी हम इसकी चर्चा किए होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से कहता मऊ के समीप जनपाव की पहाड़ी से निकली और ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। यहां से निकल करके कहता है इटावा के समीप, ध्यान रखना इटावा कहां पड़ता है बउआ, यूपी में। इटावा के समीप आकर के चंबल नदी मिल गई, किसमें, यमुना नदी। इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अब इटावा के समीप मिल गया यमुना नदी में, तो अब देखते हैं फिर यहां से क्वेश्चन निकालना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए इसकी कुल लंबाई देता है। ध्यान रखिएगा, चंबल नदी की यदि आपसे पूछेगा बउआ कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है लगभग 995 किलोमीटर। हमारी बात समझ में आई, 995 किलोमीटर। फिर देखिए अब चंबल नदी की सहायक नदियां हैं बहुत सारा, जैसे देखिए हम यहां से मिला रहे हैं कुछ इस तरीका से। चंबल की एक सहायक नदी है छिपरा, नाम सुने होंगे। दूसरी सहायक फिर और एक नदी बताते, यह है नेवस, नेवस। और सबसे प्रमुख सहायक नदी जो ऊपर से आती है, अरावली पर्वत से निकल करके आती है, बनास नदी। हमारी बात समझ में आई, बनास नदी। अब देखिए जब हम वहां यमुना नदी का मैप पढ़ाए होंगे तो चंबल में बनास को ला करके जरूर मिलाए होंगे। क्यों, क्योंकि बउआ चंबल नदी कहता है इटावा के समीप अथी में मिलने से पहले इसमें आकर के कौन नदी मिलती है, बनास नदी। हमारी बात समझ में आई, हम बताए होंगे कि इसी के तट पर जोरवे संस्कृति का भी विकास हुआ था और ये अरावली पर्वत से निकल करके आती है। हमारी बात समझ में आई। चलिए, तो ये मुख्य रूप से 3 नदियां हैं जो किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की। अब इस पर देखिए जो मूल क्वेश्चन क्या है। मूल क्वेश्चन सबसे बड़ा है कि इसमें से जैसे ही आता है बउआ तो इसमें ध्यान रखना ये सीमा भी बनाता है, ये 4 राज्यों के मध्य सीमा साझा करता है, सॉरी 3 राज्यों के मध्य। किसके किसके मध्य, देखिए सबसे पहले आप जब गौर से देखिएगा मैप को तब समझ में आएगा। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश और यूपी के मध्य भी सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के मध्य भी ये क्या करती है, सीमा बनाती है। तो इस पॉइंट को आप जब गौर से मैप को देखिएगा तो ठीक दोनों मध्य प्रदेश वाला स्टेट देखिएगा तो मध्य प्रदेश वाला से सटते हुए ये नदी पार कर गई। तो सीमा के साथ जब पार किया बउआ तो राजस्थान जैसे ही खत्म होता है तो उत्तर प्रदेश की सीमा में क्या होता है, सट जाता है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश यानी मध्य प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, इन दोनों के मध्य सीमा साझा करता है कौन सी नदी, चंबल नदी। और उससे भी ज्यादा जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन उसको दूर करते हैं। देखिए इस पर 3 गो बांध बनाया गया है, समझ में आ रहा है, कौन कौन पहले देखते हैं। सबसे पहले यहां पे एक बांध है, इस बांध का नाम है बउआ गांधी सागर बांध। ध्यान रखिएगा, गांधी सागर बांध। ठीक है, दूसरा प्रश्न है ठीक इसी के आगे देखिएगा तो यहां से ये मध्य प्रदेश समाप्त हो जाती है। गांधी सागर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है और यही क्वेश्चन आपके किताब में गलत देता है। मैप देखिएगा तो समझ में आएगा। इसमें साफ तौर से किताब लिखता है कि गांधी सागर जो बांध है वो पूर्णतः कह देता है कि ये आपका मतलब ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा पर है। लेकिन आप जब मैप देखिएगा तो समझ में आया कि नहीं, गांधी सागर मूल रूप से मध्य प्रदेश में है। हमारी बात समझ में आई, गांधी सागर मूल रूप से कहां है, मध्य प्रदेश में। आप जब गौर से देखिएगा तब समझ में आएगा।
उसके बाद एकदम इसी से सटले जैसे ही राजस्थान के तरफ बढ़ती है तब एजे पर एक और है बउआ बांध, इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। और उससे थोड़ा सा एक और ऊपर में आकर के इसी राजस्थान वाला एरिया में है जवाहर सागर बांध। ध्यान रखिएगा, जवाहर सागर बांध। तो 3 गो हो गया। और ये तीनों का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक गांधी सागर बांध पूछता है, पहला तो क्वेश्चन ये पूछेगा कहां है, तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, पहला क्वेश्चन। फिर पूछता है राणा प्रताप सागर बांध कहां है, तो राणा प्रताप सागर बांध भी चंबल नदी पर ही है। और ये दोनों को देखिएगा तो मध्य प्रदेश सीमा के रूप में देखते हैं तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के मध्य सीमा पर है। राणा प्रताप सागर भी है और गांधी सागर। लेकिन जब गौर से आप मैप को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि राणा प्रताप सागर सीमा से ज्यादा राजस्थान में है और गांधी सागर देखिएगा तो ये आपको दिखेगा कि नहीं, ये मध्य प्रदेश में है, जबकि जवाहर सागर पूरी तरीका से किसमें है, राजस्थान। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा हटा कर रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब पहले जैसा क्वेश्चन नहीं देता है कि आप सही कर दीजिए तुरंत सही हो जाएगा, नहीं, अब थोड़ा सा डीप करके देता है और वो देखना चाहता है कि आपके पास ज्ञान कैसा है। तो मैप देखिएगा तो अपने सटीक से समझ में आ जाएगा कैसा है। हमारी बात समझ में आई? तो ये हमारी बांध की चर्चा हो गई। देखिए कहां से निकला ये चर्चा कर दिए, किसमें मिला ये चर्चा कर दिए। सहायक नदी बनास हो गया, छिपरा हो गया, नेवस हो गया, ये सब किसकी सहायक नदी है, चंबल की। अब देखिए छिपरा पर भी एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है बउआ, बार बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में एक स्थान है उज्जैन, नाम सुने, महाकुंभ मेला लगता है यहां भी। ये जो उज्जैन है किस नदी के तट पर है, छिपरा नदी के तट। ये क्वेश्चन आता है, ये नहीं पूछेगा तो उज्जैन में एक मंदिर है जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर। हमारी बात समझ में? कभी कभी इसका भी पूछ दिया जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर कहां है, उज्जैन में। और ये कभी देता महाकालेश्वर नदी किस नदी के तट पर है, छिपरा नदी। इसीलिए मैं चर्चा कर दिया क्योंकि छिपरा हम स्पेशल आपको नहीं पढ़ाएंगे, तो इसलिए हम जो भी छोटी छोटी नदियां का चर्चा आता है और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उन सभी पर हम चर्चा करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको बउआ कि और चंबल नदी का क्या क्वेश्चन निकलेगा। हम बताना चाहते हैं चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, उत्खात भूमि के लिए। हमारी बात समझ में आई, भूमि के लिए। अब लग रहा होगा उत्खात भूमि के लिए, ये उत्खात क्या होता है? अरे बउआ चंबल नदी क्या है ना कि कभी पहाड़ी क्षेत्र पर गहराई बहुत ज्यादा है, नीचे चली गई है, ठीक है, अब फिर कभी देखिए तो पहाड़ के ऊपरी सिरा से बह रही है, तो इस तरीके से बनता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसको उत्खात भूमि वाला नदी भी माना जाता है। और एक और प्रसिद्ध क्वेश्चन आपको बताते, बहुत फेमस। आप जानते हैं कि चंबल नदी को प्राकृतिक मगरमच्छ का आवास माना जाता है, प्राकृतिक मगरमच्छ का आवास माना जाता है, मगरमच्छ का आवास माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। हमारी बात समझ में आई? यानी कि कहने का अर्थ है कि आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की कौन सी नदी है जो मगरमच्छ के लिए स्पेशल प्रसिद्ध है, तब हो जाएगा चंबल। लेकिन नदी पूछ दे बिहार में कौन सा, बिहार में गंडक है बाबू, हम बता देते हैं गंडक नदी में भी मगरमच्छ पाया जाता है, लेकिन इतना नहीं पाया जाता जितना इसमें पाया जाता है। तो पूरे भारत में पूछेगा तो प्राकृतिक मगरमच्छ का जो आवास माना जाता है किस नदी को, चंबल नदी को। हमारी बात समझ में आई? तो ये बहुत सारा हम क्वेश्चन आपको निकाल करके दिए और ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब आप हेडलाइन बनाइए चंबल नदी और लिखना शुरू कीजिए, हम इसका अच्छे ढंग से नोट्स बनवा देंगे। चलिए लिखिएगा, हेडलाइन बनाइए चंबल नदी, लिखिएगा चंबल नदी का उद्गम स्थल, चंबल नदी का उद्गम स्थल, चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान में, मऊ नामक स्थान में
जनपाव की पहाड़ी, जनपाव की पहाड़ी में स्थित, जनपाव की पहाड़ी में स्थित सिंगार चोटी को माना जाता है। जनपाव की पहाड़ी में स्थित सिंगार चोटी को माना जाता है। सिंगार चोटी को माना जाता है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। चंबल नदी की कुल लंबाई, चंबल नदी की कुल लंबाई लगभग 995 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल लंबाई लगभग 995 किलोमीटर है। लगभग 995 किलोमीटर है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा चंबल नदी, चंबल नदी अपना मुहाना, चंबल नदी अपना मुहाना इटावा के समीप, चंबल नदी अपना मुहाना इटावा के समीप यमुना नदी में बनाती है। यमुना नदी में बनाती है। इटावा के समीप यमुना नदी में बनाती है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां, चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां, सहायक नदियां छिप्रा, छिप्रा, फिर कॉमा दीजिए नेबस, छिप्रा, नेबस तथा बनास है, तथा बनास है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा। नोट बनाइए, नोट में लिखिएगा। नोट में लिखिएगा छिप्रा नदी के तट पर, छिप्रा नदी के तट पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, छिप्रा नदी के तट पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उज्जैन, उज्जैन तथा महाकालेश्वर मंदिर है। उज्जैन तथा महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर है। हो गया। चलिए अब तीनों बांध का चर्चा कर लेते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध, तथा जवाहर सागर बांध, तथा जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर ही है। ले लो हरियर का, चंबल नदी पर ही है। ठीक है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर ही है। चलिए अब अगला पॉइंट भी लिखिएगा। लिखिएगा गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। जबकि, जबकि राणा प्रताप सागर बांध, जबकि राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध तथा जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब लिखिएगा, लिखिएगा चंबल नदी, चंबल नदी
मध्य प्रदेश और राजस्थान, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा भी बनाती है, और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा भी बनाती है। चलिए, हो गया, बहुत अच्छा। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, भारत में चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उ आधा त खात, उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा, चंबल नदी को प्राकृतिक मगरमच्छ, चंबल नदी को प्राकृतिक मगरमच्छ का आवास स्थल माना जाता है। प्राकृतिक मगरमच्छ का आवास स्थल माना जाता है। चलिए, हो गया, कुल लंबाई लिखा दिए। चलिए, तो ये जो हमारा पॉइंट था बउआ, हम एक बार फिर 5-2 मिनट में रिपीट कर देते, समझ लीजिए। सबसे पहले चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनपाव की पहाड़ी से, और ये जनपाव की पहाड़ी है कहाँ बउआ? तो मध्य प्रदेश में है, पहला। अब ये नहीं रहेगा तो कहाँ मऊ स्थान दिल रहेगा? मऊ नहीं रहेगा, जनपाव की पहाड़ी, जनपाव की पहाड़ी तो सिंगार चोटी, इन सभी में से कोई भी एक कंटेंट दे सकता है। यहां से निकलती है, आप जान रहे हैं, फिर इस पर बांध है, इसी मध्य प्रदेश वाला एरिया में गांधी सागर बांध है। जैसे ही मध्य प्रदेश से बाहर निकलती है, राजस्थान की तरफ एंट्री करती है, तो राणा प्रताप सागर बांध है। फिर आगे चल के इस पर जवाहर सागर बांध है। तो तीनों हो गया, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये तीनों बांध किस पर है? चंबल नदी पर। हमने बताया चंबल की सहायक नदियां में बनास नदी है, छिपरा नदी है और नेवस से, ठीक है। फिर हमने बताया कि ये जो चंबल नदी आगे बढ़ती है और 995 किलोमीटर बहती है, तब ये यमुना नदी में मिल जाती है, किसके समीप? इटावा के समीप। फिर हमने बताया कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य क्या करती है? सीमा बनाती है। फिर देखिए, हम बताया उत्खात भूमि के लिए भी ये प्रसिद्ध है और मगरमच्छ का ये आवास स्थल है, ठीक है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सारे पॉइंट्स, खास तौर से झेलम नदी और चंबल नदी से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बिहार में बहने वाली नदियों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप जान रहे बिहार में सोन है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, इन सभी पर चर्चा करेंगे 1-2 वीडियो में। उसके बाद हम दक्षिण भारत की नदियां की तरफ चलेंगे, उसके बाद आपका नदी वाला टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।